Hello, am I audible? Yes, ma'am. Hello, can you hear me? Hello, yes, yes, ma'am, yes, ma'am. Okay, let's start. हमने उस दिन टॉपिक कोरिलेशन रिग्रेशन किया था, आई थिंक, राइट? Yes, ma'am. हाँ, अच्छा तुमने Ma'am, ज्योमेट्री वाला correlation. चेक किया अभी? Yes, ma'am, कर लिया वो. ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी सारा. All right, ma'am. हम कर चुके थे Covariance और correlation. हाँ, उसके बाद हमने एक वो की थी, लाइक एक सेकेंड, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं मैम, वो करनी थी अभी. बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बोलो. मैम, वो करनी थी अभी. वो हमने थोड़ा सा इंट्रो किया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैं एक मिनट शेयर कर देती हूँ, तुम्हें याद आ जाए तो. देखो हमने किया था, अभी दिखाती हूँ मैं भी तुम्हें. बायोवेरिएट का थोड़ा सा बस हमने मतलब 1.5 पेज समथिंग किया था. एक सेकंड ये दिखाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये रिमेम्बर? Oh, yes, ma'am, yes, ma'am. अच्छा मैम, ये टेबल समझा था हमने. हाँ जी. Yes, मैम, ये टेबल समझा था. ये टेबल समझ आ गई थी? जी. अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब हम करेंगे लाइक जॉइंट प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल. यहाँ हम 2 फंक्शंस ले रहे हैं, ओके. ये x एंड y, ओके, और 2 रैंडम वेरिएबल. ये x एंड y हम ये कैसे हैं, लाइक एक मिनट में इसको डिफाइन कर. लाइक ये जो x एंड y हैं, रैंडम वेरिएबल्स हैं, और उनको एक मैपिंग की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक x एंड y को हम S to R, ये बोथ को हम मैपिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे कि x एंड y कोई फंक्शन में लिया w, दैट इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू. मतलब कि जैसे हम पहले पैरामीट्रिक फॉर्म करते थे ना डेरिवेटिव में, यानी कि एक तो फंक्शन मेन वेरिएबल्स हैं, बट वो वेरिएबल्स भी किन्हीं अनदर वेरिएबल्स के फंक्शन हैं. ठीक है, तो यहाँ पर x एंड y हम फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ w. तो x एंड y इज कॉल्ड रैंडम वेक्टर. मींस इस फॉर्म को अगर हम लेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, दैट इज ये जो हमारे हो गए लाइक कंपोनेंट वेक्टर्स के x एंड y, ओके. तो इस वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड रैंडम वेक्टर. ये क्लियर हो रहा है? ये जो पार्ट है, अगर रिक्वायर्ड है तो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे, अदरवाइज अगर समझ आ रहा है इसमें तो हम इस पे कर सकते हैं. हेलो, मैम, प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा. हेलो. कौन सा? हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैम, प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, ठीक है. अब ये 2 टाइप्स के हैं, एक डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट के लिए हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड करेंगे, और इसके लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करेंगे. कॉन्टिन्यूस के लिए, ठीक है. तो Px1 फॉर मींस एट x इज x1, मींस कि x1 की कुछ वैल्यू होगी, उस पर हम ये प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट फाइंड करेंगे. तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और एग्जांपल के थ्रू ये भी समझ आ जाएगा. x एंड y हमें गिवन है, लाइक हम हॉरिजॉन्टल x ले रहे हैं और वर्टिकल y को ले रहे हैं. तो यहाँ पर x की 3 वैल्यूज हैं, x1 x2 x3, एंड करस्पॉन्डिंग y की भी 3 वैल्यूज हैं, y1 y2 y3. तो ये P11 रिप्रेजेंट कर रही है x1 और y1. लाइक x1 और y1 जहाँ पे कॉमन है, जैसे हमने ये वाली टेबल फाइंड की थी ना, रिमेम्बर ये कि हम कॉमन देख रहे थे कि इसमें कौन से फेवरेबल लाइक हमारी आउटकम्स हैं, उसके करस्पॉन्ड में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी.
वैसे ही हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि x1 y1 के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशंस है या आउटकम्स है उसके लिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उससे हम डिनोट करेंगे p11 से। सिमिलरली x2 और करस्पॉन्ड में y1 के लिए फाइंड करेंगे तो वो p21 होगी। यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सेकंड वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हम ये टेबल फाइंड कर लेंगे। ये टेबल समझ आ रही है या फिर हम व्हाइट बोर्ड पे करें? मैम आ रही है ये तो। ठीक है, ठीक है मैम बस मुझे फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये जो है ऊपर कौन सा वाला? MPMF और MPMF और MPDF। अच्छा कोई बात नहीं, हम अभी समझ के कर लेंगे। ओके अब ये तुम्हें P1 P2 P3 और P1 डैश P2 डैश और P3 डैश ये क्लियर है? यस मैम, ये तो सारा सम हो गया ना इन सब का। हाँ एग्जैक्टली ओके। और लाइक करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x1 x2 जो हम ले रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग में उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे तो ये टेबल को हम कहेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये x का हो गया, नीचे वाला हो गया y का। ठीक है, जी मैम। आगे बढ़ेंगे। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये हम ऑलरेडी फॉर्मूला कर चुके हैं, राइट? रिमेंबर बेस थ्योरम से जस्ट पहले की थी जो हमने। तो मैम ये डिस्क्रीट थोड़ा के लिए प्रॉब्लम। सिंपली हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करते हैं कंटीन्यूअस के लिए। तो इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ये कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि P2+1 मींस x2+x1 मींस जो कंडीशन हम ले रहे हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली जो इनका लाइक सम जो हम फाइंड करते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी सम जो प्रॉपर उसके थ्रू ये 1 आनी चाहिए। जो कोई किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो ऑलवेज 1 होता है, चाहे भले हम वो कंडीशनल से करें या हम नॉर्मली स्ट्रेट वे में करें। ठीक है, तो यहाँ पर P2/1 यानी कि फर्स्ट वाली पहले ही हैपन हो चुकी है, उसके भी यहाँ पर ये सेकेंड हैपन है कोई भी इवेंट, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को P2/1 हम लेते हैं और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि x2 क्या है, सेकेंड वाली कंडीशन की का वेरिएबल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x1 जो पहले ही हो चुकी है उसके रिस्पेक्ट में, एंड दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x1, यानी कि x1 पहले ही हो चुकी है उसके बिहाफ पर हम x2 फाइंड कर रहे हैं। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लाइक मास फंक्शन। ठीक है, अब हम करेंगे पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेक्टर। वेक्टर में और पॉइंट में क्या है कि उसमें हम पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं, लाइक कि हम एक ही वेरिएबल को ले रहे हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, वेक्टर मतलब कि एक से ज्यादा पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो एक अब जब 2 पॉइंट्स को या मोर देन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट फाइंड होगा। बट यहाँ पे क्या है, अलोंग विद डायरेक्शन अगर है तो वो वेक्टर हो जाएगा। मींस कि 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो सिंपली वो क्या है, सिर्फ लाइन सेगमेंट है, बट अगर उसके पास डायरेक्शन भी है तो फिर वो वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम सब कुछ ये फाइंड कर रहे हैं वो वेक्टर के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल की कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेक्टर। तो यहाँ हम वेरी वेल कि हम इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को px से और इसको fx से करते हैं, बट यहाँ पे वेक्टर ले रहे हैं तो वही fx f2/1
तो सेम फॉर्मूला हम इसके लिए लेंगे, ठीक है। बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस वेक्टर रैंडम वेक्टर के लिए है, बाकी सारी कंडीशन सेम ही है प्रीवियस। बस इसका क्या है कि जो सम हम लेते हैं वो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले के थ्रू होगा। यहाँ पर हम ऐसे समेशन वाला यूज कर रहे थे सिंबल, ये ठीक है, ये वाला। यहाँ हम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं। रिजल्ट हमारा 1 ही आना चाहिए बोथ कंडीशन में। ये क्लियर है? यस मैम, बस मैम एक बार इनमें क्वेश्चन करवा देना, वो थोड़ा पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर x2 की लाइक एक लिमिट्स गिवन होगी कि x2 इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, और कैपिटल X1 इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगी यहाँ हमारी x1 की, जो कि पहले ही हैपन हो चुकी है, ठीक है। और हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x2, क्योंकि हम सेकंड के लिए ही फाइंड कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। In joint probability, density function of x and y is given by, okay, P11 given है 0.5, यानी कि x और y जब दोनों given है 1 उस पर probability है 0.5, 1 2 के लिए 0.1 है, एंड 2 1 के लिए भी 0.1 है, एंड 2 2 के लिए 0.3 है। तो सारी वैल्यूज ये पुट कर देंगे। अब हमें फाइंड करना है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x गिवन दैट y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें गिवन है, देखो ये टेबल फॉर्म कर लेंगे जो गिवन कंडीशन है p at 1 1, यानी प्रोबेबिलिटी जब x एंड y दोनों 1 1 है। तो ये टेबल इससे समझ आ रही है या मैं व्हाइट बोर्ड पे बताऊं? ये आ रही है कि हमने गिवन इंफॉर्मेशन से कैसे फॉर्म की है ये? देखो ये p, ये वैल्यू x1 की है, और ये सॉरी ये x है और ये y है। तो x और y जब दोनों 1 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5 है, या 0.5 लिख सकते हैं इसको। x 1 है और y 2 है, यानी कि x 1 है ये, और y 2 है, y आ गया 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 2 1 पर यानी कि x2 और y 1, ये हो गया, तो ये 0.1 हो गया। और P22 यानी कि दोनों जब 2 2 वैल्यूज है दोनों की, तो ये 0.3 है। सम फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर ली जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये हमने फाइंड कर लिया कि 1 और 2 के लिए ये आ गया 6 एंड 4, ठीक है, ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ये फर्स्ट पार्ट आ गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, ये जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये हो गई दिस पोर्शन। ये क्लियर हुआ? ये टेबल जो हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था ना, यहाँ पे ये जो है, जी जी मैम। ठीक है, ये तो हमने ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड कर लिया। x के लिए करना था तो सिर्फ हमने x के लिए किया है ये। अब हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। तो x फॉर x के लिए फाइंड कर रहे हैं जब ये क्या है 1 है, यानी कि हमें x के लिए फाइंड करना है जब फर्स्ट यानी कि 1 हैपन हो चुकी है ऑलरेडी, यानी कि y इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि दोनों 1 1 ही है, y x एंड y दोनों 1 1 ही है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर 1 1 कंडीशन पर क्या है, ये यहाँ पर 0.5 है, ठीक है। और py1 लेंगे, यानी कि y1 पर कितनी है ये 0.6, ये
ठीक है, y1 पर ये आ गई 0.6। ठीक है, तो ये आ गया मेरे, ये क्लियर है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ 4x, ये क्लियर है। यस मैम, जी मैम। हाँ, अब आते हैं 2 पर, सेकंड वाली, क्योंकि हमने पहले 1 वाली तो कर ली। इसको यहाँ पे 1 भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर इसने x लिया है x+1, इसको हम ये भी दिखा सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ रिप्रेजेंट किया है 1 हाँ यहाँ पर कर दिया हमने 2 के रिस्पेक्ट में, बट y क्या हम 1 ही ले रहे हैं सिर्फ, ये आ गया। तो 2,1 पे क्या है प्रोबेबिलिटी, 2,1 पे ये है 0.1। ठीक है, और py1 क्या है 0.6, तो ये 1/6 आ गया। यही हमें फाइंड करना था। ओके, क्योंकि इन्होंने कंडीशन गिवन है y = 1 पे हमें दोनों ही फाइंड करनी थी, वो हमने कर दी। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन है पीडीएफ का, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है x का, और y का भी फाइंड करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पीडीएफ फाइंड करना है y एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कट चुका है यहाँ पे साइड, चलो मैं समझ आ जाएगा। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 ही है यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ये रहा, साइड से दिख नहीं रहा जो x इज इक्वल टू 1 है। चलो करते हैं फिर इसके लिए। तो मेरा वैल्यू गिवन है कि 0 to 1, इसकी लिमिट क्या है 0 to 1 गिवन है, तो बस 0 to 1 ले लिया, और fx हमें गिवन है ये x + y, बस इसमें लिमिट पुट कर दी फाइनली, ये आ गया रिजल्ट। मैम पर ये अच्छा fx मैम, ये जब fx और x है इसमें हमने इंटीग्रेशन y की ली है। एक सेकंड देखो उसको, देखो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है, देखो ये जो है ना हमारा फॉर्मूला, ये क्या हम dx2 के रिस्पेक्ट में लेते हैं, यानी कि जिसके लिए भी हम फाइंड कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला यहाँ पर हम जो ले रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो हम ये dx2 के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है dx2 एक्चुअल में क्या है यहाँ पे y है। इसमें हम लेकिन हम दूसरे बारी जो दूसरे वो फिर y का दिया उसमें हमने इंटीग्रेशन उसकी दी हुई y की, सॉरी x की। यहाँ पर देखो कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू 1 पे हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शो नहीं किया है, बट इन्होंने क्या है यहाँ पे ये कर दिया है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे दिखाया है ये समझ आ रहा है? देखो यहाँ तो हमने लिमिट लगा दी किसकी, जब हम इसकी फाइंड करें मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x, ठीक है, और लिमिट क्या थी 0 to 1 ली, क्योंकि हम x2 के रिस्पेक्ट में यानी कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम जब fy फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 भी ले लिया और कुछ भी नहीं, एक सेकंड वहां पर, और एक सेकंड यहाँ fy, तो यहाँ y हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये नहीं आएगा, ये y + 1/2 नहीं आएगा, हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x²/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया चलो इसको करके चेक कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इसको हम कर रहे हैं x, यानी कि जिसके लिए भी हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अनदर वेरिएबल क्या है हमारा x है। ये क्लियर हो रहा है? जैसे हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर हमने x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पर x²/2 आ जाएगा, और फिर ये लिमिट लगा दी, इसीलिए ये 1/2 आ गया, और यहाँ पे सिर्फ y × x रहेगा, और यहाँ पे x की वैल्यू लगा दी, हाँ यही होगा, फाइन, चेक कर लिया। ये समझ आ गया, ये y + 1/2 क्यों आया? यस मैम। क्योंकि यहाँ पर ये अब समझ ही गए हो, x² by 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन, और इसका y × x हो गया,
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 में जब हम पुट करेंगे 1, 0 पे तो 0 आना ही है, 1 पुट करेंगे तो फिर वही 1/2 ही रहेगा, और y इंटू 1 वो भी y आ गया, और बाकी एक 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा। मैम कैसे आया, मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा मैं बता देती हूँ यहाँ पे ना, एक मिनट बता देती हूँ। ये था इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस वाई dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड y इंटू एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिमिट 0 to 1। अब हम लिमिट लगा देंगे, तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो गया, प्लस 1 पुट करेंगे तो y इंटू 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, 1/2 प्लस y, ठीक है, ये आ गया। हाँ क्लियर? मैम, मेरे को एक कंडीशनल पीडीएफ में बोल रहा था। और कौन सा पूछ रहे थे? यही मैम कंडीशनल पीडीएफ में, ये नीचे वाला नहीं समझ आ रहा था, कंडीशनल पीडीएफ ओके। ठीक है ठीक है, चलो वो करते हैं हम अभी। कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई, जैसे कि हम उसमें कर रहे थे x2 के लिए, यहाँ पर x2 की जगह पर y है, ठीक है, तो यहाँ पर और एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें लेना है, तो इसीलिए एफ वाई व्हेन, और हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, y+1 के लिए, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर y ओवर x लेते हैं हम यहाँ, बट x यहाँ के ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, ओके, तो हमें फंक्शन यानी कि यहाँ पे क्या लेना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कॉमा वाई एंड ओवर एफ एक्स 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ये जो x है ऑलरेडी हैपेंड है, तो उसको हम यहाँ पे लेते हैं डिनोमिनेटर में, ये फॉर्मूला है, यू नो दैट। यस मैम। हाँ, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं एफ एक्स, देखो यहाँ पर क्या है, 3/2 आएगा नीचे, क्यों, देखो यहाँ वैल्यू यूज कर रहे हैं इसकी, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ये वाली जो है x प्लस 1/2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो हमने ये 3/2 ही यूज किया है, बट जो नीचे वाला जो 2 है ना डिनोमिनेटर का, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ये क्लियर हुआ? तो हमने ये क्या स्टेप यूज किया है? देखो यहाँ पर हमने देखो एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे यूज किया, ये फॉर्मूला तो समझ आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अच्छा अच्छा, जी मैम। हाँ, अब हमने क्या है कि एफ 1 वाई लिया है, तो 1 वाई पे ले लेंगे ये फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा x प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ पर x को क्या पुट कर दिया हमने, 1 पुट कर दिया, तो इसलिए 1 प्लस वाई आ गया, ठीक है, ये न्यूमरेटर, बट डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना था, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, जी मैम। एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये वाला लेंगे, एफ एक्स क्या है, ये वाला है क्वार्टर वाला, देखो ये जो है कर्सर से दिख रहा है, यस मैम। हाँ, अब इसमें हमें x इज इक्वल टू 1 और पुट करना है, जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे 3/2 ही ली है, बट जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसने जो फ्रैक्शन के रूल के थ्रू ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये जी मैम। ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तो फिर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट वाला सेम ही करना है इसको, फाइंड द मैम इसमें ये मार्जिनल जो पीडीएफ ऑफ एक्स, हाँ मैम ये एफ, ये वाई, ये क्या है एफ?
एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए उसकी y की। अच्छा, ये जो लाइक फाइंड द, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इसने बोला है ऑफ y व्हेन x इज हैपेंड, और x की वैल्यू क्या लेनी है हमने 1/2 लेनी है। तो सबसे पहले हमें fx एट x पे फाइंड कर लिया हमने, ठीक है, मार्जिनल पीडीएफ फाइंड कर लिया, ओके। तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x फाइंड किया है, तो ऑब्वियसली हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, जो कि हमारा 3x² आ गया। ये क्लियर हुआ, जो कि हमारा 3x² आ गया, क्योंकि लिमिट हमारी यही गिवन है। जो y की लिमिट क्या है, 0 से ग्रेटर है और x से लेस है, तो 0 to x हमारी यहाँ पे लिमिट हो गई। तो फाइनली हमारा जो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x क्या आ गया, 3x², ठीक है। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y फाइंड करते हैं, तो उसका और व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y स्लैश x एट x इज इक्वल टू 1/2, तो बस हमने ले लिया, तो x इज इक्वल टू 1/2 कॉमा y ले लिया। तो जहां भी हमारा फंक्शन गिवन था वहां x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे और y ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यह फंक्शन में क्या है कि x की कोई टर्म ही नहीं है, तो वो सेम एज ही रहेगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, fx एट x इज इक्वल टू 1/2, तो जहां भी x है वहां हम 1 लाइक fx लेंगे यहाँ पर, और जहां भी x है वहां 1/2 पुट कर देंगे। ये क्लियर हुआ स्टेप? क्लियर हुआ? हाँ, तो बस हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा 8y आ गया। क्लियर? जहां भी तुम्हें लगे मुझे बता देना, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर इजीली समझ आ रहा है वेल एंड गुड, अदरवाइज हम जो भी स्टेप नहीं आएगा समझ, हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। अभी तो समझ आ रहा है, अभी नहीं आएगा तो बता दूंगा। ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या है, x if x1 x2 up to xn be a sequence of independent identical distributed random variable with mean mu and variance sigma square, then जो x बार है यानी कि मीन, वी नो वेरी वेल, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, x1 plus x2 सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, वी नो दैट। तो x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार, यानी एक तो होता है ex, तो वो म्यू के इक्वल होता है, बट यहाँ पे ex किसके लिए, x बार फाइंड कर रहे हैं, x बार के लिए हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। एक मिनट चेक कर लूंगी। और गिव मी मिनट।
1 मिनट है ना, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूँ अपने मटेरियल से, फिर मैं इसको कराती हूँ। कहीं रिक्वायर्ड होगा कुछ मिसिंग तो फिर हम इसमें कर लेंगे, अदरवाइज स्ट्रेट कर लेंगे। इसको आगे और देखो जेड स्कोर वैल्यू वगैरह साइन करवाई है या नहीं। ये रिपीटेड है आई थिंक सो। चलो देखते हैं अभी इसको। ये वैसे यहाँ पर एक सिंबल लेते हैं Z, ठीक है, Z स्कोर वैल्यू, बट इन्होंने गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जहाँ रिक्वायर्ड होगा मैं वहाँ बता दूंगी। सेंटर लिमिट थ्योरम, इसमें क्या है कि हमें एक सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल each with mu and variance sigma square means independent identically distributed means कि identical means कि यहाँ पर जो probability given होगी, ठीक है। एक तो इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी लाइक यहाँ पर कोई भी जो इवेंट का जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन है, लाइक वो किसी पर बेस्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि सभी के लिए लाइक सेम ही है, आइडेंटिकल है प्रोबेबिलिटी उनकी, ये समझ आ रहा है। देन यहाँ पर हम ले रहे हैं मीन म्यू, वही पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला we know that sigma sorry x bar sum of values divided by number of values। तो ये SNV स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल हम ले रहे हैं। वैसे इसको z से भी, z स्कोर से भी डिनोट करते हैं, x बार माइनस e x बार जो होता था ये तो मीन होता था। हाँ यस, यानी कि SNVN स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैम तो मीन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन क्या हुआ? देखो यहाँ पर ये x बार जो हम ले रहे हैं वो है सैंपल मीन, ठीक है, और ये पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पे म्यू से। ओके। तो इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट आल्सो, यू नो। सैंपल मीन्स के फ्यू वैल्यूज के लिए हम फाइंड कर रहे हैं और ये म्यू लार्ज डेटा के लिए फाइंड कर रहे हैं। ओके
ये क्लियर हुआ? यस मैम। तो अब हम जो ई एक्स बार ले रहे हैं, यानी कि एक्स बार तो हमें पता ही है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ई एक्स बार को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई एक्स बार एक्चुअल में क्या है, वही x1 x2 x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn ओवर n। तो 1/n आउटसाइड ले लेंगे और हम इनसाइड क्या लेंगे, समेशन ई एक्स आई। ठीक है, और ई एक्स आई एक्चुअल में क्या है, ये म्यू की वैल्यू है, ये n इंटू म्यू, सॉरी 1/n तो ऑलरेडी है, और n इंटू म्यू। क्यों है ये n इंटू म्यू? क्योंकि एक्चुअली देखो, अगर हम x बार सिर्फ x ले रहे हैं, सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के साथ ले रहे हैं और समेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ हमारी वन टाइम हमारी वो होगा, लाइक मीन हुआ। जैसे हम क्या लेते थे ई एक्स, ठीक है, तो वो क्या था वन टाइम, बट हम यहाँ पे n टाइम्स उसको ले रहे हैं, तो इसलिए n इंटू म्यू किया है। ये कंसेप्ट आ रहा है समझ, या मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ? यहाँ पर देखो 1/n है और समेशन i इज इक्वल टू 1 टू अप टू n है, और ई एक्स आई है। तो एक्स आई मीन्स कि हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफरेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं। और जबकि एक ही वैल्यू के लिए जब हम फाइंड करते हैं तो ई एक्स क्या होता है, हमारा म्यू होता है। तो हमने ये n टाइम्स वैल्यू ली, तो इसलिए n टाइम्स म्यू हो गया न्यूमरेटर में, और n तो नीचे था ही डिनोमिनेटर में, इसलिए वो कैंसिल होके क्या आ गया, म्यू आ गया। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट यूज कर लिया कि या तो हम ई एक्स बार लिखें या फिर माइनस म्यू लिखें, यानी कि पॉपुलेशन मीन लें। ये क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, ऐसे ही हम वेरिएंस ऑफ एक्स बार हम फाइंड कर रहे हैं, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार यानी एक्स बार की जगह उसका फॉर्मूला लगा देंगे जहां भी हम एक्स बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि यहाँ हम एन स्क्वायर यूज करते हैं वेरिएंस फाइंड करने के लिए, लाइक कि वहां तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में देखो, एक तो ये होगा एन, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn बाय n, तो ये तो 1/n बाहर आ ही गया। वेरिएंस के अपने फॉर्मूले में भी नीचे डिनोमिनेटर में n होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट n स्क्वायर डिनोमिनेटर में ले लिया है, ठीक है। यस मैम। ये क्लियर हुआ? हाँ, यस तो मैम। अब हम वेरिएंस को ऐड कर रहे हैं, सभी जो वेरिएबल्स हमें गिवन थे x1 x2 सभी के लिए हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। तो सभी के लिए वेरिएंस फाइंड किया, तो वो क्या गया, हमने सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, वो n टाइम्स फाइंड किया है, इसीलिए हम सिग्मा स्क्वायर इंटू n ले लिया, फिर n इंटू सिग्मा स्क्वायर ले सकते हैं, जैसे कि ऊपर लिया था n इंटू म्यू। सिमिलरली n टाइम्स फाइंड किया है, तो हम n इंटू सिग्मा स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर ओवर n। यानी कि अगर हम मीन फाइंड कर रहे हैं, लाइक इसका एक्स बार का एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक्स बार की, या मीन फाइंड कर रहे हैं इसका, तो वो म्यू आ जाएगा। बट अगर वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं एक्स बार का, तो वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन आ जाएगा, ठीक है। तो वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन आ जाएगा। तो नीचे हम एक्चुअल में इसमें यूज क्या करते हैं, एस डी यूज करते हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ मीन इन न्यूमरेटर ओवर एस डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस जो आ गया उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन आ गया। ये एक तरह से फॉर्मूला है जेड स्कोर का, या फिर एस एन वी यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू। ओके मैम। तो अब हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों को, यानी कि एक्स बार माइनस म्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स बार हमने एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे ले ली, x1 प्लस x2 प्लस टू xn, और माइनस देखो यहाँ पर इसने n को क्या किया है कि हमारा x1 प्लस x2 अप टू xn आएगा और डिवाइडेड बाय n होगा, है ना, और माइनस म्यू होगा। बट इसने क्या किया है कि जो डिनोमिनेटर को हम सेम करके करते हैं ना, इसको वैसे करके कर दिया इसने। अगर ये समझ आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस स्टेप को व्हाइट बोर्ड पे बता सकती हूँ। जो फ्रैक्शन के रूल से दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फिर कॉमन डिनोमिनेटर नीचे ले लिया इसने n। स्टेप क्लियर है? देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं बता देती हूँ उसको। ये क्लियर हुआ? ये वाला स्टेप यहां से कि n इंटू म्यू कैसे आया ये।
या ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने n से मल्टीप्लाई किया, इसलिए x1 प्लस x2 अप टू xn वाला जो अपॉन n है वो यहाँ से कैंसिल हो गया है। तो दोनों कंडीशन में समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ रहा है समझ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैम ये मुझे समझ नहीं आ ओके रहा, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो मैम क्या मैम अगर किसका n इसका? को अगर हमने हाँ जी, अगर n को हमने मल्टीप्लाई किया तो मैम वो कैसे हुआ? ये देखो मैं अभी मैं x1 इसको बता x2 देती हूँ। x3 से कैसे हाँ हटा मैं होगा? भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल केवल जो हम ले रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या किया है हमने वो ये है। इसको ना जेड स्कोर भी लिखते हैं ऐसे से, ठीक है जेड स्कोर भी लिखते हैं। तो वो क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट एस एन बी भी ये शॉर्ट में लेते हैं। तो वो है यहाँ पे सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस एन वी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस डी। अब एस डी हम सिर्फ सिग्मा नहीं लेंगे इसके लिए कंडीशन अलग हो जाएगी, पहले जो हमने वेरिएंस फाइंड किया उससे। तो वेरिएंस हमारा फाइंड क्या होकर आया था, वेरिएंस फाइंड होकर आया था सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, जो हम पहले ही कर चुके हैं, ये याद है ना अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फाइंड किया था। अब हम इनको करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस एन बी इज इक्वल टू ये x1 x बार की वैल्यू लगा रहे हैं x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn बाय n माइनस म्यू। अब एस डी की वैल्यू लगा देंगे, यानी कि वेरिएंस का एस डी क्या है, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये हो जाएगा। ओके अब वैल्यू लगा देंगे। अब हमने क्या किया, और नीचे है ये सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन एस डी की वैल्यू। तो अब इसको क्या किया इसने, सिंपली कि इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है, नथिंग एल्स। ओके ये किया था इसने। अब हुआ क्लियर ये? तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn माइनस म्यू n या n म्यू लिख सकते हो ओवर n आ गया, ये डिनोमिनेटर सेम करके सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n आ गया। अब ये डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन के रूल से, तो चलो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली ये आ गया इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn माइनस म्यू n म्यू ओवर नीचे यहाँ n मल्टीप्लाई हो गया, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n पहले से ही था। स्क्वायर रूट ऑफ n ने ये स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स कैंसिल कर दिया। तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn आ गया, और माइनस n म्यू ले लेंगे इसको, और ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ सिग्मा ले लेंगे, ठीक है सिग्मा इंटू ये आ जाएगा। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी मैम हो गया, जी मैम। ठीक है चलो आगे करते हैं।
ये है, ये तो एक्सपेंशन है e टू द पावर x का log 1 प्लस x का, है ना, और ये लिमिट का फॉर्मूला है। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम। एक बार ये ना ई वाला समझा दो। हाँ, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड मींस मीन वेरिएंस एमजीएफ्स आर आइडेंटिकल। ये बाय यूजिंग यूनिकनेस थ्योरम ऑफ एमजीएफ, ये इसमें शायद दी नहीं है यूनिकनेस थ्योरम ऑफ एमजीएफ, तो उसके थ्रू ये इन्होंने आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ये सब प्रूफ किया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें स्टेटमेंट यूज करनी है इसकी। ठीक है, ये है इसको। एक सेकंड, ये क्या हुआ? सेंट्रल लिमिट फिर से इसने रिपीट किया, देखते हैं क्या है इसमें। अब इसको लाइक अब ये प्रूफ करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इफ x1 x2 अप टू xn b sequence of independent identical distributed random variables each with mean mu and variance sigma square, then ये हमने SNV ले लिया जो हम अभी फाइंड कर चुके हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि we have to prove that result for x size 1 to up to n which are identical IID having mean 0 and variance 1 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें प्रूफ करना है कि ईच हैविंग मीन 0 एंड वेरिएंस 1 देन लेट e to the power tx be common mgf of xi मीन्स के यहाँ पर जो हम xi ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले रहे थे ना ऊपर, यहाँ पर हमने कुछ प्रूफ किया था, देखो कि सभी यानी xi में डिफरेंट जो हमने ये सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स लिए, तो ईच के लिए जो मीन क्या हो वो 0 हो और वेरिएंस क्या हो 1 हो। इस तरह से हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हैविंग मीन 0 एंड वेरिएंस 1 लेट e means expected value of e to the power tx be common mgf of xi, यानी कि जितने भी xi's हैं वो उनका कॉमन mgf ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं इसको। तो पहले हमने ये दिखा दिया जो हमने थोड़ी देर पहले किया था SNV, ठीक है। तो SNV यहाँ पर हमने म्यू क्या 0 पुट कर दिया, ओके, तो हमारा यहाँ x बार आ गया। फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, लाइक ऊपर क्या, सॉरी ऊपर हमने म्यू को 0 पुट किया और इसको क्या ले रहे हैं हम 1 ले रहे हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ पर ये लाइक फाइंड कर लेंगे इसको x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ n रह गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा SNV जो हमें फाइंड करना था। अब हम कर रहे हैं MGF फॉर द सेम,
ठीक है, फॉर सेम वेरिएबल के लिए हम MGF फाइंड कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में फाइंड किसके लिए कर रहे हैं, जो ये हमारा SNV आया है इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं MGF। तो सेम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। e की पावर में जो भी हम tx लेते थे तो tx की जगह ये सारे वैल्यूज ले लेंगे, यानी कि x1 x2 अप टू xn, और साथ में ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n भी हमें लेना है ईच के साथ। फिर हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर्स को स्प्लिट करके, यानी कि e की पावर में है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो सबको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा देंगे स्प्लिट करके। मींस जब पावर के सम को हम प्रोडक्ट में इधर दिखा देंगे कि e टू द पावर t इंटू x1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू e टू द पावर t इंटू x2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n एंड अप टू del 2 e टू द पावर t इंटू xn ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है कि अगर हमें लाइक इनसाइड अगर प्रोडक्ट है तो उसको आउटसाइड भी प्रोडक्ट की फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि अंदर अगर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई तो हम उसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। उसी फॉर्मूले से हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि सेपरेट वैल्यू के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट। ठीक है, सभी क्या है आइडेंटिकल है, तो इसीलिए हम क्या है कि इनको ये n टाइम्स से इन्होंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसलिए होल पावर हमने यहाँ पे सभी इक्वल किसके हैं, e टू द पावर tx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n के। तो सभी को हम सभी की वैल्यू हमने इसने क्या कि ईच में एक स्टेप स्किप कर दी है कि सभी की वैल्यू वो सेम पुट करके, तो n टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसकी होल पावर n आ गई। ठीक है, इसलिए इसकी होल पावर n आ गई। अब हम इसका एक्सपेंशन फाइंड कर रहे हैं, e टू द पावर tx ओवर n का एक्सपेंशन हमने फाइंड कर लिया, तो ये एक्सपेंशन के थ्रू हमारे पास आ गया, इसीलिए एक्सपेंशन पहले बता दिया था इसका। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि वेरिएंस क्या है, 1 है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x क्या 1 है, और इट मींस कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू के टर्म में कि e इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बट यहाँ पे ex क्या है, 0 है, क्योंकि हमने मीन 0 लिया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट किया है, तो यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर भी ई एक्स स्क्वायर आ रहा है, वहां हम 1 पुट कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2 है ना। ठीक है, इसलिए ये आ गया है। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो फाइनली हमने जो लिमिट यहाँ पर अप्लाई की तो वो क्या आ गया हमारा, e टू द पावर लाइक की देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यहाँ पर लिमिट का जो फॉर्मूला था ना, मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर हमारा ये फॉर्म गिवन है कि यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, अगर यहाँ पे इसका कुछ कोफिशिएंट है तो वो e की पावर में आता है। ये लिमिट का फॉर्मूला समझ लो इसको, या थ्योरम के थ्रू समझ लो, या फैक्ट समझ लो। तो यहाँ पर अगर 1 अपॉन एक्स जो इनसाइड है, अगर इसका कुछ भी कोफिशिएंट है तो वो e की पावर में आएगा, जो भी हो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमने एक्सपेंशन फाइंड किया, यहाँ पर हमने लिमिट लगाई, तो e टू द पावर देखो यहाँ पर क्या है, होल पावर हमने ले ली, लिमिट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t ओवर n इंटू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, ये अब इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू 0, सॉरी ये पे x टेंस टू सॉरी n टेंस टू इनफाइनाइट, किस कंडीशन में ले रहे हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट, इंफिनिटी के लिए इसको, हाँ यहाँ पे x टेंस टू इंफिनिटी के लिए जो फॉर्मूला है
ये फॉर्मूला इन्फिनिटी के लिए ही है, यानी कि हम 1 से स्टार्ट करके अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, अप टू एनी लार्ज डेटा के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन में हम वैल्यू लगा देंगे। एक्सपेंशन में हमने देखो यहाँ पे क्यों ले लिया था ये, क्योंकि लाइक आगे वाली जो टर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वही होगा ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स, उसी की फॉर्म में आएगा ये वेरिएंस, है ना। तो मीन यहाँ पे 0 हो गया था, वेरिएंस यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर के आ गया था 1, तो उसको यूज करके हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2n आ गया था, और होल पावर n हम लेके चल ही रहे थे, यहाँ पे होल पावर n थी, ठीक है। तो अब हम बोथ साइड यहाँ पे लिमिट ले लें, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या थी हमारी, लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, लिमिट ले लेंगे, लिमिट ले लिया हमने यहाँ पे बोथ साइड। तो हमने ये एक्सपेंशन यूज कर लिया, वो किसके इक्वल लिया हमने, 1 प्लस टी स्क्वायर ओ बाई 2 इंटू 1/n। 1/n हमने क्यों किया है, देखो अगर हम यहाँ पे पावर अगर ये नहीं होगी, यहाँ पे ये 1/n या 1/x नहीं होगा, ये x यूज कर रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ले रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा एक्सपेंशन है उसको हमने यानी कि ई के जो एक्सपेंशन की फॉर्म में ले लिया है, और उसको हम लिमिट के थ्रू, जो लिमिट का फॉर्मूला है ना ई का, उससे इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x क्या होता है, e होता है। इसीलिए हमने क्या की कि इसकी पावर अगर हम x लेंगे तो यहाँ पर क्या करें, इसलिए हम 1/x यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर n पावर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें n यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ बता दूंगी कि हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ हमारा जो आया है एक्सपेंशन है, क्योंकि से कंफ्यूजन ना हो तो पहले भी यहाँ समझ लो। एक्सपेंशन हमारा क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2n आ गया है, ठीक है, ये आ गया है जो भी एक्सपेंशन है, इसकी होल पावर n चल रही है। बट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लिमिट का, वो ये होता है n टेंस टू, जो भी वेरिएबल यानी कि जो भी पावर यहाँ ले रहे हैं वो यहाँ पे 1/n में होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम n टेंस टू इंफिनिटी ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पावर n है, और सिमिलरली हम यहाँ पर भी हमारा n है, इसलिए हम e से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये होता है 1 प्लस 1/n। अगर हम x ले रहे हैं तो हम x टेंस टू इंफिनिटी लेंगे, अगर हम n ले रहे हैं तो n, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर पावर है वो सेम होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू e हो जाती है, सिर्फ e। अगर यहाँ 1/n के साथ कुछ भी कोफिशिएंट होता है, कुछ भी कोफिशिएंट इसका होगा, तो e की पावर में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 इसका कोफिशिएंट है, ओके। बस ये मुझे समझाना था कि इससे कंफ्यूज ना हो। क्योंकि कुछ स्टेप्स ये स्किप कर देते हैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या लगे तुम्हें क्या मुझे नहीं आ रहा समझा दूं। अब इसने पावर को भी सेम वे में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। सेम वे में कैसे कन्वर्ट किया, 2 पहले n तो पहले से ही था, अब इसको इसने क्या किया कि 2/t² से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लाइक सेम थिंग से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इसने, t²/2 से मल्टीप्लाई और t²/2 से ये डिवाइड कर दिया है, तो इसलिए ये रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे 2n/t²। होल पावर क्या है, t²/2, तो t² से t² कैंसिल हो सकता है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो t² से t² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फिर से n आ गया, यानी कि इसने पावर n को ही इसमें कन्वर्ट कर दिया है, जिसे ये सारा का सारा ये इसकी पावर में ले लिया इसको, ठीक है। तो इससे ये फॉर्मूले से आ गया e⁻t²/2, ठीक है। ये अब SN भी हमारे पास था ये ऑलरेडी, ठीक है। ये अगर हम इसमें जैसे कि हम यहाँ x बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यानी कि x बार, यानी कि सारी वैल्यूज के साथ इसको म्यू को लें हम 1/1 सभी के साथ लें, यानी कि x1 माइनस म्यू लिया प्लस ओवर जो भी हमारी वैल्यू 1/√n हमने ले लिया आउटसाइड कॉमन, क्योंकि वो ऑल का है,
ठीक है। बाद में हम जो सिग्मा है और म्यू को हर एक वेरिएबल यानी कि x1 के साथ, x2 के साथ भी, xn अप टू xn के साथ हमने लिया। ओके, ये फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करके दिखा देंगे। और ये क्या है, 0 है और वेरियस का इसका 1 है। ये हमें बिगनिंग में गिवन था। ओके, तो इन सब का रिजल्ट भी क्या आ गया, इनका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब x की एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी इंडिविजुअल एक की 0 है तो बाकी सबका सम करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। ओके, और वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वो भी बना जाएगा, क्योंकि ईच का इंडिविजुअल ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो xi के लिए करेंगे तो वो भी 1 ही आ जाएगा, और ये हमें यही शो करना था, यही हमें शो करना था। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। State CLT a certain consumer organization customarily report the number of major defect for each new automobile that test. Suppose the number of such defects for a certain model is random variable with mean value 3.5 and SD 2.4. Among 100 randomly selected cars of this model, how likely it's that the sample average number of major defects exceed 4? अच्छा, ये इसने गिवन दिया है, ये गिवन क्वेश्चन में ही है। अब हमें क्या करना है, टू कंप्यूट क्या फाइंड करना है हमें, अमंग द रेंडमली सिलेक्टेड कार्स मॉडल हाउ लाइकली इट दैट सैंपल एवरेज नंबर ऑफ मेजर डिफेक्ट्स एक्सीड्स 4। तो सैंपल जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए, एक्सीड 4 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो प्रोबेबिलिटी है x बार इज ग्रेटर देन 4 के लिए फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे x बार इज ग्रेटर देन 4 के लिए फाइंड करनी है, तो x बार ये फॉर्मूला है हमारा SNV का, वो लगा देंगे यहाँ। ठीक है, SNV का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, और फाइनली हमारी पर्टिकुलर, यानी कि यहाँ पे देखो Z से ही मैंने बोला था ना, Z ये Z स्कोर होता है, जो भी हम SNV ले रहे थे ना उसको एक्चुअली Z स्कोर से लेके Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, Z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.08, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्लियर हुआ? फॉर्मूले में पुट कर लेंगे इसको जस्ट। ये समझ आ रहा है? हाँ चलो ठीक है। मैम ये जी क्या दिया हमने? देखो जी ना, एक जो SNV था ना उसको जी ही से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी बिगनिंग में लिख दिया था कि ये Z स्कोर से भी, ये जो SNV दे रहे हैं वो एक्चुअल में Z स्कोर भी कहते हैं इसको, तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया बट उसमें एक्सप्लेन नहीं किया, बट इट्स ओके, मैंने वहाँ पे कर दिया है। तो ये फिर तुम चेक कर लेना, है ना, ये एक एग्जाम्पल है तो उसको चेक कर लेना। सिमिलरली ये हो रखा है ये। ठीक है, क्लियर? अब मैं लाइक उसको एक्सप्लेन कर दूं, उसकी फर्स्ट यूनिट को। ज्योमेट्री की फर्स्ट यूनिट को कर दूं एक्सप्लेन? यस मैम। ठीक है, उसका ना मुझे कोई पास पेपर और सेंड कर देना ज्योमेट्री वाला, जैसे अनदर पेपर है ना। मैं एक आपको कर दिया है, मैं दूसरा भी कर दूंगा। एक मुझे कर दिया है, अच्छा मुझे लगा प्रोबेबिलिटी, चलो ठीक है मैं करती हूँ सॉल्व, प्रोबेबिलिटी इन दोनों को ही सॉल्व करके फिर तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ज्योमेट्री हमें लाइक स्केच करने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कि जो पॉइंट्स चाहिए हमें अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि मान लो हम पैराबोला को कर रहे हैं स्केच,
तो जो हमें स्केचिंग करनी है फर्स्ट यूनिट में डिफरेंट कोनिक सेक्शन की, तो हमें उसमें एक्चुअल में करना क्या है कि लाइक हमें उसके जो एसेंशियल पार्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि मान लो वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, एसेंट्रिसिटी लाइक डायरेक्ट्रिक्स, ये सब पता होने चाहिए। वो उन सब की वैल्यूज तो हमें देंगे या फिर इक्वेशन दे देंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन दे देंगे, उसकी हेल्प से हमें फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको स्केच कर सकते हैं। चलो मैं भी शेयर करके बता देती हूँ। एक सर्कल तो आई थिंक नहीं है सिलेबस में, तो जस्ट लीव इट। सिर्फ हमारे पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स है। बट इसको थोड़ा सा बस ब्रीफ में समझ लेंगे कि सर्कल कब होगा, जब हम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कट करेंगे किसी भी राइट सर्कुलर कोन को। लिटिल बिट स्लैंट करेंगे तो फाइन होगा, और लाइक वर्टिकली करेंगे तो इसको ये हाइपरबोला फाइंड होगा, और इसको स्लैंटली कट करेंगे तो पैराबोला फाइंड हो जाएगा। तो ये तो इनकी शेप की बात। अब इनकी इक्वेशन देख लेंगे हम। ठीक है, हाँ बोलो। अब पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन चारों को देखेंगे। सर्कल की नीड नहीं है, देखना चाहो देख सकते हो, अदरवाइज अब हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे एच कॉमा के। ठीक है, तो वर्टेक्स की वैल्यू यानी कि जो हमारा ग्राफ पेपर जब ड्रॉ करोगे तो वहाँ वर्टेक्स को तुम्हें शो करना पड़ेगा, तो एच कॉमा के गिवन होगा। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तुम ये इक्वेशन फॉर्म कर लो, या फिर वो तुम्हें देंगे, उसे कंपेयर करके एच और के फाइंड कर सकते हैं, या तो वो तुम्हें इस फॉर्म में दे देंगे, वहां से कंपेयर करके तुम एच और के की वैल्यू फाइंड कर लोगे। और एच और के क्या है, ये वर्टेक्स है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बार जैसे कि हमें वो दे दें कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो हमें लाइक ओरिजिन पर ये वर्टेक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो फॉर्म में भी इक्वेशन दे देंगे और कंपेयर करके हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सभी की इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, जब तीनों के वही वर्टेक्स या फिर इसके सेंटर है यहाँ पर इलिप्स, क्योंकि ये इस फॉर्म में होगा एक हाइपरबोला। जैसे कि सेंटर सर्कल का एच के लिए लेंगे सेंटर, पैराबोला का वर्टेक्स लेंगे सेंटर, लाइक इसका इलिप्स का, और हाइपरबोला का भी हम सेंटर ही लेंगे। ठीक है, सिर्फ वर्टेक्स हम पैराबोला का लेंगे। तो इनकी इक्वेशन तो फिर तुम्हें लर्न करनी ही पड़ेगी, राइट। तो इक्वेशन को तुम्हें इनका लर्न करना है, और लाइक कंपैरिजन करके हम एच एंड के फाइंड कर लेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म से। ओके, सिमिलरली अब ये क्या x से ये y में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे वर्टिकली जहाँ हम x यूज करें वहाँ y यूज कर लेंगे, और h की जगह हम k यूज कर लेंगे वर्टिकली के लिए। ठीक है, मींस x और k भी एक्सचेंज हो जाएंगे, x एंड y एक्सचेंज हो जाएंगे वर्टिकली के लिए। ये जैसे कि गिवन है इसमें लाइक फोकल लेंथ p। एक सेकेंड, अच्छा ये बताओ तो मैं ये इक्वेशन क्लियर है, ये टेबल क्लियर है? मैम कौन सा टेबल? ये जो टेबल है ये क्लियर समझ आ रही है? जी मैम। या कुछ व्हाइट बोर्ड पे पूछना है? मैम इसमें सिर्फ सिर्फ वर्टेक्स इक्वेशंस दिया हैं। हुआ है। हाँ, मैम बस इक्वेशन याद करनी है मुझे। देखो इक्वेशन लाइक मैं इसमें वो बता देती हूँ तुम्हें फॉर्म कि कब तुम्हें क्या याद करनी है, क्या है बेसिक। तो जैसे कि मैंने उस दिन बताई थी फॉर एग्जांपल लाइक कि बेसिक जो इक्वेशन है पैराबोला की, ये किसी इलिप्स या किसी की भी
तो जैसे हमारी इक्वेशन ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन होगी, वो फोकस लाइक ए क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे a,0 इस तरह से होती है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जब हमारी ओरिजिन पे, ये ओरिजिन के लिए है, बट यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मान लो y माइनस कुछ वैल्यू 2 गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, लाइक कुछ भी वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे x माइनस 3 है। तो इसका मीन्स क्या है कि ये ओरिजिन पे नहीं है। हम क्या लेंगे, 2 इधर ले लेंगे, y एक्स पे 2 इधर लेंगे और 3 इधर से ले लेंगे। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे फिर इसको, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे यूज। तो यहाँ से हम ऐसे कंपेयर करके ले लेंगे कि हमारा लाइक एक्चुअल पैराबोला ड्रॉ होगा वो यहाँ होगा, इसका जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ होगा, जहाँ से y क्या हो 2 हो और x क्या हो 3 हो, इस तरह से। ओके, फ्रॉम ओरिजिन से ये है, क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हम बात करें एलिप्स की, तो स्ट्रेट अगर हमें इक्वेशन गिवन है ओरिजिन से, तो वो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये। तो ये ओरिजिन पर है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ओरिजिन पे आ जाएगा ये, ठीक है। एक्स और वाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब मान लो अगर यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गिवन है, सपोज कि 16 गिवन है या कुछ भी, प्लस यहाँ y माइनस हो, देखो माइनस होगा तो पॉजिटिव में जाएगा, और अगर प्लस हो रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। सपोज कि यहाँ पे 2 है और होल स्क्वायर है और यहाँ पे मान लो 4 है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि x तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, y नेगेटिव में है, यानी कि इधर की साइड में ये ड्रॉ होगा इस तरह से, क्योंकि इधर x तो पॉजिटिव है और y क्या होगा, या +2 ले लेंगे, यानी कि इधर, ठीक है। तो यहाँ पर y की डायरेक्शन में यहाँ पे हम माइनस वाला देख लेंगे, और x क्या होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 1 है तो इस तरह से सेंटर ले लेंगे, ठीक है। या इधर भी हो सकता है, ये x को जैसे हम 1 ले रहे हैं तो x सेंटर हमारा 1 इधर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा। तो x हमारा 1 यहाँ हो गया और y इधर 2 हो गया, क्योंकि ये सेंटर की वैल्यूज होती है। ओके, ये क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल इक्वेशन है उनमें अगर कुछ भी यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है या एडिड है तो मींस कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्टेड है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अभी सिर्फ मैं इनकी इंफॉर्मेशन को शेयर किया, फिर मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी बताऊंगी 1 बाय 1 कि कैसे हम कंपेयर करके ड्रॉ करना है, इसको स्केच करना है। बस हमें यहाँ पे अभी क्या इंफॉर्मेशन ली है कि हमें क्या क्या पार्ट्स चाहिए इसको स्केच करने के लिए। ओके, जैसे मान लो कि इसमें जो इक्वेशन गिवन है ये फॉर एग्जांपल एलिप्स की, तो मैं दोनों फोकस चाहिए, फोकाई मतलब दोनों फोकस चाहिए, इनकी दोनों वैल्यूज होनी चाहिए, सेंटर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ए है वो मेजर एक्सिस है, यानी कि जो वर्ट ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसकी जो लेंथ क्या है, जो 2a है, तो यहाँ पर जो इसकी हाफ लेंथ का स्क्वायर लेते हैं इक्वेशन में। सिमिलरली जो माइनर एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ है सेंटर से, वो माइनर एक्सिस हो गई, और उसकी जो लेंथ होती है वो 2b होती है, तो हम हाफ लेंथ का स्क्वायर यहाँ भी लेते हैं। ओके, ये क्लियर हो रहा है? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे करा दूंगी। मैं आज एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं आएगा तो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे। वैसे मैंने ये इजी टू अंडरस्टैंड ही किए हैं, बट अगर फिर भी नहीं आए तो फिर मुझे बता देना, मैं व्हाइट बोर्ड पे करा दूंगी। ओके, समझ आ जाता है तो फिर हम इनके कुछ क्वेश्चंस ट्रेस कर लेंगे, ठीक है, स्केच कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड को मैं बना दूंगी, जब तक मैं सेकंड का तैयार करूंगी नोट्स ना, ठीक है। तो अभी इसको तुम पहले रीड करोगे, समझोगे, या मैं अभी कुछ समझाऊं इसमें? यू टेल, पहले रीड करके देखोगे इसको या मैं भी एक्सप्लेन कर दूं इसको? व्हाट यू मैम से? कर लूंगा मैं एक बार, कर लूंगा मैं एक बार ठीक खुद। है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसका फिर मैं, अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो फिर मैं रिफ्लेक्शन और करा दूंगी कल, क्योंकि इनके ये ट्रेसिंग और रिफ्लेक्शन भी करना है, तब ये यूनिट होगी। जब तक तुम ये कर रहे हो मैं आज फिर सेकंड वाली इसकी प्रिपेयर कर दूंगी।
और इसकी जो प्रोबेबिलिटी की हमारी थर्ड रहती है, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। मैम ये थर्ड कब तक खत्म हो जाएगी? थर्ड कितनी है देखती हूँ अभी, एक सेकंड में देखती हूँ पेजेस हैं इसके। पार्ट 1 में है पेजेस। अच्छा 25 पेजेस 50 एंड 9 एटलीस्ट तो 2 डेज लगेंगे और 3 डेज भी लग सकते हैं, क्योंकि वैसे पेजेस तो ज्यादा दिख रहे हैं बट ये सून होंगे। 2 डेज तो मान ही लो, फिर 2 से कम तो होगा ही नहीं, है ना। एनी हाउ 2 डेज तो लगेंगे ही। हाँ ओके मैम। तो एक दिन में क्या है कि मैं सारे टेस्ट हैं जितने भी टाइप के, वो तो मैं कल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि लाइक काई स्क्वायर टेस्ट है और जेड टेस्ट है, टी टेस्ट, जो भी टेस्ट गिवन होंगे इसमें। और फिर Okay, नेक्स्ट डे क्या है, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही हमें। ओके जी मैम। तो फिर इसको भी मुझे बता देना, ज्योमेट्री वाला समझ आ रहा है तो। और भी कुछ बेसिक्स चाहिए तो वो भी बता देना फिर। तब तक मैं इसकी सेकंड तो यूनिट मैम प्रिपेयर करती हूँ। मैम ये ज्योमेट्री हाँ ज्योमेट्री को कितना टाइम लगेगा खत्म होने में? ये 18 तक हो जाएगी? मतलब ये सेकंड वाला पेपर ना, देखो अगर हमें 2 जी दिन मैम। लगे उसमें, थोड़ा सा अगर टाइम रिक्वायर्ड होगा तो वो भी हम दे देंगे। लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे को सैम्पलिंग वाला ये थर्ड वाली यूनिट फिनिश कर देते हैं। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन है फिर बाकी, उसके अलावा हमारे पास। हाँ हो जाएंगे हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हम ईच यूनिट को अगर 2 डेज भी देते हैं हम ज्योमेट्री वाले पेपर को, तो हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। ठीक है। ओके मैम। नोट्स में भी तुम्हारे एक यूनिट जो नेक्स्ट सेकंड यूनिट है वो कल तक दे दूंगी इसकी ज्योमेट्री वाले की, और थर्ड यूनिट थर्सडे तक दे दूंगी मैं इसकी। ओके मैम। ओके जी। ओके।